आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। कसाब वाली ट्रेनिंग कैंप के दहशतगर्द है उसामा व ज़ीशान। दिल्ली पुलिस ने किया 26/11 को दोहराने के नापाक मंसूबों को नाकाम। जहां देश को दहलाने की साजिश में पकड़े गए 6 आतंकियों ने पूछताछ में अहम खुलासा किया है। देश के कई राज्यों को दहलाने की साजिश थी। इसके लिए आईएसआई व अंडरवर्ल्ड बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे थे। आतंकियों ने खुलासा किया है कि अभी इन्हें रेकी व हथियारों का इंतजाम करने के लिए कहा गया था। आईएसआई के निर्देश मिलने के बाद कई राज्यों के मेट्रो शहर में बम धमाके करने थे। गिरफ्तार आतंकी उसामा व ज़ीशान को भी पाकिस्तान में उसी जगह पर ट्रेनिंग दी गई थी जिस जगह मुंबई आतंकी हमले की दोषी अजमल अमीर कसाब को दी गई थी। स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आतंकी त्योहारों के दौरान ऐसी जगह पर बम धमाका करना चाहते थे जहां एक धर्म विशेष के लोग एक जगह पर भारी मात्रा में एकत्रित होते हैं। बम धमाकों के बाद जान माल का ज्यादा नुकसान हो और इसके बाद देश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो जाए और देश में दंगे फैल जाए। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में तालिबानी नेता मुल्ला बरादर का आया नाम। जी हां, टाइम पत्रिका ने साल 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी कर दी है, जिसमें तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम शामिल है। बरादर को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया है। वहीं लिस्ट में उसे करिश्माई सैन्य नेता और उदारवादी चेहरे का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया है। नेताओं की इस वैश्विक सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ड्यूक और डचेस ऑफ सेक्स, प्रिंस हैरी और मैगन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। बरादर को नेताओं की श्रेणी में सबसे प्रभावशाली के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो वहीं पत्रिका ने तालिबानी नेता को लेकर लिखा है कि अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में जीत हासिल की तो ये बरादर द्वारा बातचीत रखी गई शर्तों पर आधारित थी। दिल्ली में निजी दुकानों पर नहीं होगी शराब की बिक्री। 17 नवंबर से लागू होगी नई आबकारी नीति। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने तय किया है कि शराब की सभी प्राइवेट दुकानों को 1 अक्टूबर से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। कुल 32 जोन में से 20 जोन में लाइसेंस आवंटित हो चुके हैं। बाकी 12 जोन की फाइनेंशियल बिड्स जल्द ही जारी हो जाएगी। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद अब शराब के कारोबार में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। तो वहीं शराब की बिक्री के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस को लेकर भी नए मानक तैयार किए गए हैं। साथ ही मौजूदा प्राइवेट और सरकारी शराब की दुकानों को भी चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजना पर काम किया जा रहा है। दिल्ली बनाएगी साफ सुथरी दिवाली। केजरीवाल सरकार ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाई पूरी पाबंदी। जी हाँ, केजरीवाल सरकार ने इस साल भी दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले साल व्यापारियों द्वारा पटाखों के भंडारण के पश्चात प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए देर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, जिससे व्यापारियों का नुकसान हुआ था। सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण ना करें। केजरीवाल सरकार देगी 50,000 की वित्तीय सहायता और इस शर्त के साथ पानी के बिल में 10% की छूट। जी हाँ, बारिश के पानी के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने 50,000 की वित्तीय सहायता देने सहित पानी के बिल में 100% छूट देने की घोषणा की है। जल मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बैठक में कई निर्णय लिए ताकि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा सके। तो वहीं पानी के बिल पर 10% छूट के साथ साथ सरकार ने 100 वर्ग मीटर से अधिक
क्षेत्रों में बने मकानों के मालिकों को भी राहत दी है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने वाले अब बोर्ड के बजाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन आर्किटेक्ट से इसके लिए प्रमाण पत्र ले सकेंगे। सरकार ने इस सिस्टम को लगाने के लिए तारीख 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। हरियाणा पुलिस प्रशासन ने बड़ा फेरबदल, 3 IPS और 28 HPS अधिकारियों का किया तबादला। जी हां, हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने 3 IPS और 28 HPS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। IPS नितेश अग्रवाल को जिंद का अतिरिक्त SP, IPS विक्रांत भूषण को झज्जर का अतिरिक्त SP और IPS उपासना को सोनीपत का एडिशनल SP नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार DSP मनीष को बल्लभगढ़, जितेंद्र कुमार नारनौल, सुरेश कुमार ACP गुरुग्राम, सतीश कुमार जिरका, सत्येंद्र कुमार SVB, देशराज को बाढ़ड़ा, अनिल कुमार को विजिलेंस, राज सिंह HAP हिसार, सज्जन सिंह होडल, जुगल किशोर को नारनौल और राज सिंह को DSP हासी नियुक्त किया गया है। हरियाणा बीजेपी में बगावत, किसानों के समर्थन में भाजपा पार्षद विजेंद्र लोहान ने दिया इस्तीफा। जहां बीजेपी के नेता एवं हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रदेश महासचिव विजेंद्र लोहान ने बीजेपी द्वारा नारनौल से मनोनीत पार्षद पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि जब तक भारतीय जनता पार्टी किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती तब तक वह भाजपा के किसी भी लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को भाजपा द्वारा नगर पालिका में मनोनीत पार्षदों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें बीजेपी की तरफ से विजेंद्र लोहान को मनोनीत पार्षद बनाया गया था। इसके लिए खुद पूर्व वित्त मंत्री ने नारनौल में पहुंचकर उनका स्वागत भी किया था। उसी समय पूर्व वित्त मंत्री को इस पद के न लेने की इच्छा भी जाहिर की थी। पंजाब में सीमा पार से आतंकी मॉडल का पर्दाफाश, मुख्यमंत्री ने दिए हाई अलर्ट पर रहने के आदेश। चंडीगढ़ में धारा 144 लागू। जी हां, पंजाब में 4 पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI समर्थित आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कथित तौर पर अगस्त में एक तेल टैंकर को IED टिफिन बम से उड़ाने की साजिश रची थी। इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद राज्य के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। चंडीगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें कि पंजाब में पिछले 40 दिनों में इस तरह के मॉड्यूल के भांडाफोड़ किए जाने का ये चौथा मामला है। DGP दिनकर गुप्ता ने खुलासा किया कि जिस मामले में एक व्यक्ति को पहले गिरफ्तार किया गया था, उस मामले में एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी सहित पाकिस्तान स्थित 2 आतंकवादियों की भी पहचान की गई है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपी गुरदास मान को मिली राहत। हाई कोर्ट में मशहूर पंजाबी सिंगर को दी आंतरिक जमानत। जी हां, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाबी गायक गुरदास मान को सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। मान ने जालंधर की एक अदालत के उस आदेश के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई थी। मान पर जालंधर की नकोदर पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया था। सार्वजनिक और शर्त रहित रूप से माफी मांगने के बावजूद उन पर मामला दर्ज किया गया था। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने कस ली कमर। घोषणा पत्र की तैयारी के लिए लिया 6 सदस्यीय कमेटी गठित। जी हां, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल सिंह की अध्यक्षता में घोषणा पत्र के कार्यान्वयन पर 6 सदस्यीय CM कमेटी का गठन किया है। लाल सिंह की अध्यक्षता वाले पैनल में 3 विधायकों सहित 4 सदस्य होंगे, तो वहीं दूसरे पैनल में CM के राजनीतिक सचिव कैप्टन संदीप संधू और स्तंभकार मनदीप बाजवा भी सदस्य हैं। समिति के अन्य सदस्यों में विधायक सुरेंद्र कुमार डावर, कुशलदीप ढिल्लो और डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल शामिल है। CM ने अपने सिसवा स्थित फार्म हाउस पर कमेटी की बैठक बुलाई है। कुछ दिन पहले CM ने पार्टी कार्यकर्ता द्वारा उठाई गई दैनिक जन शिकायतों और मुद्दों को सुनने के लिए लाल सिंह डावर, ढिल्लो और डॉक्टर चब्बेवाल की 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था। NCRB ने जारी किए 2020 का क्राइम रिकॉर्ड डेटा। हत्या के मामले में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर आया बिहार।
जी हाँ, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने पिछले साल यानी कि 2020 के दौरान हुई आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा जारी कर दिया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2020 के दौरान हर दिन भारत में औसतन 80 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। सबसे अधिक 3,779 हत्या के मामले यूपी में दर्ज किए गए हैं। इसके बाद बिहार में 3,150, महाराष्ट्र में 2,163, मध्य प्रदेश में 2,101 और पश्चिम बंगाल में 1,948 मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं 2019 की तुलना में 2020 में अपहरण के मामले में 19% से अधिक की कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो 2019 में अपहरण के 1,05,036 मामले आए हैं। तो वहीं 2020 में अपहरण के सबसे ज़्यादा मामले 1,02,913 उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 9,309, महाराष्ट्र में 8,103 मामले दर्ज किए गए हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, देवबंद के बाद अब मऊ में भी खुलेगा एटीएस सेंटर। जी हाँ, यूपी सरकार की कैबिनेट ने बैठक के दौरान 2 बड़े फैसले लिए हैं। इसके अंतर्गत देवबंद के बाद अब मऊ में भी एटीएस का सेंटर बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए धान समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा भी की और ये बढ़त तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। जानकारी के मुताबिक अब सामान्य धान के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 1960 प्रति क्विंटल की दर तय की गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने ये रेट जून में ही तय कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसे लागू कर दिया है। हक्कानी नेटवर्क के समर्थन में खुलकर आया पाक, पीएम इमरान खान ने अमेरिका नादानी का उड़ाया मजाक। जी हाँ, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान अब खुलकर दुनिया के सामने अपने जंग में आ गया है। बीते महीने काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सार्वजनिक प्रशंसा की थी। अब पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान को समझने के लिए दुनिया थोड़ा वक्त दे। इतना ही नहीं, आतंकी नेटवर्क हक्कानी को लेकर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने अमेरिका की समझ पर सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार की राजनीति में मचा हड़कंप, जेडीयू सांसद ने कहा कि भाजपा को राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ वोट चाहिए। जी हाँ, बिहार में एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बांका के जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी की सरकार पर ही बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सिर्फ वोट लेने के लिए बिहार आती है, विकास को लेकर नहीं। यादव ने कहा कि 2014 में बिहार ने एनडीए को 31 सांसद दिए थे, 2019 में तो 39 सांसद दिए थे, लेकिन यहाँ के विकास से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा केवल वोट लेने के लिए यहाँ पर आती है। गिरधारी यादव ने कहा कि पिछले 7 सालों में पटना से दिल्ली के लिए एक भी ट्रेन केंद्र सरकार द्वारा नहीं दी गई। लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी सांसदों ने सरकार से नई ट्रेनें देने की मांग की थी, लेकिन आज तक एक ट्रेन नहीं चल पाई। एलन मस्क की कंपनी ने रचा इतिहास, 4 आम नागरिकों को रॉकेट से स्पेस में भेजा। जी हाँ, अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इतिहास रच दिया। स्पेसएक्स ने पहली बार 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा। नासा के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग हुई। इसके बाद 12 मिनट बाद ड्रैगन कैप्सूल रॉकेट से अलग हो गया। ये कैप्सूल 357 मील यानी कि करीब 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में 3 दिन चक्कर लगाएगा। 2009 के बाद पहली बार इंसान इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है। मई 2009 में वैज्ञानिक हबल टेलीस्कोप की रिपेयरिंग के लिए 541 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ये 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया है। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।